जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आजकल केजरीवाल बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। हर तरफ उनकी ही बातें हो रही हैं। लेकिन उससे पहले आज हम केजरीवाल के जीवन से जुड़ी हुई कुछ पहलुओं के बारे में जरा बात कर लेते हैं। उसके बाद जरा समझेंगे कि आज की तारीख में केजरीवाल जी इतना सुर्खियों में क्यों है और इनके जेल जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे अगर शुरुआत में ही हम समझने की कोशिश करें तो अन्ना हजारे जी के साथ में केजरीवाल जी के संबंध कैसे थे, केजरीवाल के साथ खालिस्तान का नाम क्यों जोड़ा जाता है, खासकर की गुरपत सिंह पन्नू का नाम बार बार क्यों आता है, केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी क्या है और ध्रुव राठी को बार बार ये क्यों कहा जाता है कि भैया तुम्हारा केजरीवाल से कनेक्शन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज की तारीख में क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं जानने से कि केजरीवाल आखिर है कौन और वो पॉलिटिक्स में आखिर कैसे आ गए। केजरीवाल भारत की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। एक समय था जब उनको अनिल कपूर की मूवी नायक का जो किरदार था उससे उनकी तुलना की जाती थी और आज की तारीख में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। हालांकि उनसे मांग की जा रही कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन फिलहाल तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल 2013 में राजनीति में आए। इनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा गया। आईआरएस की नौकरी से इस्तीफा देकर समाज सेवा के नाम पर निकले केजरीवाल को अन्ना हजारे जी का भी काफी सहयोग मिला और यही केजरीवाल की राजनीतिक जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित। 2012 के अक्टूबर में मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। 2013 में ये पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी और दिल्ली में इसने 28 सीटों पर जीत हासिल करी। पर असली जीत इसको 2015 में मिली जब इस पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करी थी। लेकिन ये जीत फिर भी उनको काफी नहीं रही और इनको हाथ मिलाना पड़ा कांग्रेस के साथ। वही कांग्रेस जिस पार्टी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। अब क्या ही बोले, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि राजनीति में होती हैं। जहां अन्ना हजारे जी का इतना सहयोग मिलने के बावजूद भी केजरीवाल ना तो अपनी बातों पर टिक पाए और ना ही अन्ना जी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर पाए। तो हुआ यूं कि अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। उनका कहना था कि हमारा अब केजरीवाल के साथ में कोई संबंध नहीं। समाज सेवा करने के पीछे अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी तो बिल्कुल झूठी साबित हो गई। आंदोलन के दौरान हमेशा यही कसम खाते हुए वो सुने गए थे कि चाहे जो भी हो जाए वो कभी राजनीति में नहीं उतरेंगे। उनकी एक बहुत फेमस लाइन भी थी। उनका कहना था कि भैया इस कुर्सी में ही दिक्कत है, जिसको भी मिलती है वो इस पे भ्रष्ट हो जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा और नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि केजरीवाल खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं। ऐसी कई सारी बातें उनके ऊपर आरोप के तौर पर लगाई जाती हैं। अभी हाल ही में खालिस्तानी गुरपत सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद कहता हुआ सुना गया कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी शुरू करने के लिए 2014 से 2022 तक में $16.7 मिलियन लिए। उनका कहना है कि जब केजरीवाल सत्ता में नहीं था तो 2014 में वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी आया था मुझसे मिलने के लिए। पन्नू से मिलकर ये वादा किया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को 5 घंटे के अंदर छोड़ देगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खुद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये आरोप वाकई में बहुत ज्यादा बड़े हैं और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो भी एक ऐसा इंसान जब लगा रहा हो जब देश में नहीं बैठा है वो, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बात पे भरोसा इतनी आसानी से किया नहीं जा सकता। लेकिन बात तो है। वैसे तो लोगों को ये भी कहना है कि भैया यूट्यूबर ध्रुव राठी को आम आदमी पार्टी से फंड्स मिलते हैं, इसलिए वो सिर्फ एक पक्ष के वीडियोस ही बनाता है। और लोगों को शक तब और होने लगा जब ध्रुव राठी की ही एक वीडियो को केजरीवाल ने ट्विटर पर रिट्वीट कर दिया बिना सही तरीके से तथ्यों की जांच किए, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। ये हाल का ही मामला है। कुछ लोगों का ये भी कहना है ध्रुव राठी को लेकर कि वो सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं इसलिए लोग उनको देखते हैं। पर आप ही सोचो कि जहां धुआं उठता है वहां आग तो होती है ना भाई, बिना आग के तो धुआं उठेगा नहीं। अभी तक जो मैंने आपको ये सारी बताई वो तो बस केजरीवाल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं हम मेन मुद्दों की कि भैया आखिर केजरीवाल जी सुर्खियों में क्यों है और क्या इसके पीछे का बड़ा कारण है। जैसा कि सबको पता ही है कि आजकल दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में। कई दिनों तक केजरीवाल जी को समन भेजे गए, इन्होंने सभी समन्स को इग्नोर किया। इग्नोर करने का जो ये गेम था ये काफी लंबा चला और अब इसके बाद में ईडी ने केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने केजरीवाल को 9 बार करीब समन भेजा था, जिसके बाद ईडी की टीम केजरीवाल को उनके घर से उठा कर ले गई। इनफैक्ट सोर्सेज तो ये भी बताते हैं कि ईडी ने गिरफ्तार करने से पहले उनसे पूछताछ भी करी, जिसमें केजरीवाल ने मतलब इन चीजों कुछ चीजों को लेकर हामी भरी। अब भैया ये वही केजरीवाल है जो आज से करीब 10 साल पहले भ्रष्टाचार मिटाने निकले थे और राजनीति में उतरे, पर इन 10 सालों में वो खुद इतने भ्रष्ट हो गए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बाद में जहां उनके विरोधी काफी खुश हो रहे हैं तो वहीं उनकी गिरफ्तारी पर कई लोग माथा भी पीट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं उनके विरोधी और बोल रहे हैं कि भैया तो बहुत अच्छा हुआ है। और उनको चाहने वालों का ये भी कहना है कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, यहां तक कि इससे लोकतंत्र की हत्या तक का नाम दे दिया गया है। और विरोधियों का कहना है कि केजरीवाल को उनके किए की सजा
मिल गई है। आखिरकार कानून ने अपना काम करके दिखाया। अब जेल में केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ बैठकर अपना हिसाब किताब करते हुए वक्त काटेंगे, क्योंकि संजय सिंह तो रिहा हो गए ना, मतलब उनको तो बेल मिल गई। अब भले ही वो शर्तों के ऊपर बेल मिली हो, लेकिन मिल तो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विरोध नहीं किए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। ईडी ने कहा कि संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, लेकिन आदेश की लिखित कॉपी में सुप्रीम कोर्ट ने उस बयान को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी बराले की पीठ ने पहले मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया कि संजय सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी दर्ज किया है कि उनके मुवक्किल मतलब कि संजय सिंह मौजूदा मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई के वक्त संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष इस शर्त पर अपनी सहमति भी जताई थी, मतलब संजय सिंह इस केस से संबंधित कोई भी बयान दे नहीं सकेंगे। तो अब जहां एक तरफ केजरीवाल के समर्थक उनको दूध का धुला और गंगा से पवित्र बता रहे हैं, तो वहीं विरोधियों का कहना है कि इनके जैसा चालाक भ्रष्ट नेता तो शायद दुनिया में नहीं मिलेगा। तो आखिरकार केजरीवाल के जेल जाने के पीछे की सच क्या है, कहानी क्या है, क्या कुछ हुआ है? क्या सच में उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, या फिर दिल्ली सरकार की कंट्रोवर्शियल लिकर पॉलिसी में उनका ही हाथ था जिसने उन्हें जेल तक का रास्ता दिखा दिया? तो चलिए जरा बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। वैसे तो मैंने शुरुआत में ही आपको काफी सारी बातें बता दी हैं, अब थोड़ा और प्रकाश डालते हैं बातों के ऊपर। दरअसल दिल्ली में एक टाइम था जब सिर्फ घोटाले ही घोटाले हो रहे थे। कांग्रेस की सरकार का समय था और वो 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, तब देश में केजरीवाल एक मुहिम लेकर आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसके तहत अन्ना हजारे ने भी इनका खूब साथ दिया। उनका अपनी पूरी टीम के साथ और कई लोगों ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी केजरीवाल का सपोर्ट करने के लिए। काफी डोनेशंस भी मिला इनको दुनिया के कोने कोने से। तब ये कहते थे कि हम तो सिर्फ सिस्टम को सुधारने निकले, हमारा राजनीति और इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं। और फिर क्या हुआ ये आप सभी जानते ही, किस तरीके से केजरीवाल जी पूरी तरह अपनी बात पर पलट गए, ये सबने देखा। केजरीवाल को लगा कि इनके बिना तो देश का कुछ बन ही नहीं पाएगा और ये कूद पड़े मैदान में। लोगों को लगा कि अब देश में क्रांति आ चुकी, पॉलिटिक्स एकदम साफ सुथरी, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगी। पर अगर आप गौर से देखो तो आपको समझ आएगा आज उसी आम आदमी पार्टी के मेंबर्स खुद उसी भ्रष्टाचार के कीचड़ में घुसकर नहा रहे हैं। एक समय पर जो पार्टी सारे भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजना चाहती थी, आज खुद उसी पार्टी के सभी बड़े नेता से लेकर मतलब केजरीवाल तक इस समय पर जेल की हवा खा रहे हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे, करनी का फल कहेंगे या कुछ भी कहें, लेकिन बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी 2013 से 2024 तक के सफर में पूरी तरह से भटक गई, या ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी। सभी बड़े नेता इस समय जेल चले गए। चार्जेस ये थे कि दिल्ली में 2022 में एक ऐसी शराब नीति बनाई गई जिसमें गवर्नमेंट को हजारों करोड़ों का घाटा हुआ। अब हुआ ऐसा था कि पुरानी शराब नीति को बदलकर ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसमें लगभग 138 करोड़ की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया। शराब कारोबारियों को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसके बदले पार्टी को उनसे 100 करोड़ रुपए की घूस मिली। इस तरह की बातें की जाती, जिस वजह से मनीष सिसोदिया को 2023 में जेल भी जाना पड़ा। उन पर शराब पॉलिसी को ड्राफ्ट करने और सबूत मिटाने के आरोप थे, जिसमें उन्हें अभी तक जमानत मिल नहीं पाई है और वो 1 साल से जेल में ही बंद है। 2023 के ही अक्टूबर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आरोप था कि संजय सिंह ही मनीष सिसोदिया को कारोबारी अरोड़ा से मिलवाने का काम करते थे। वैसे वो कारोबारी अरोड़ा भी काफी धोखाबाज निकला, सरकार का गवाह बन गया और संजय सिंह के खिलाफ ही गवाही दे डाली। पर जैसा कि हमारी लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि ये संजय सिंह को जमानत मिल जा चुकी है, लेकिन शर्तों के साथ। वो इस केस को लेकर कुछ बात नहीं कर पाए। इन सबके बाद में केजरीवाल को भी 9 समन्स भेजे गए थे। उन्हें बार बार बुलाया जा रहा था, पर कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर वो पेश होने गए तो वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल को समन 5 महीने पहला भेजा गया था, उसके बाद 21 नवंबर को दूसरा, और इसके बाद थोड़े थोड़े गैप पे उन्हें समन भेजे गए, पर वो सारे समन्स को इग्नोर करते गए। जब हाईकोर्ट ने भी उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, तब ईडी ने केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब ईडी ने घर की तलाशी ली तो कुछ उनको वाकई में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनको देखकर वो लोग वाकई में हैरान रह गए, जिसे देखकर सबको लगा कि यार ये चीजें यहाँ क्या कर रही हैं। समझ आ रहा था कि केस की जांच करने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट उन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद थी और सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही थी, जो भी चीजें केस से रिलेटेड थी। अब आप ही बताइए, जो बुद्धिजीवी लोग सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों को एक एक करके फंसाया जा रहा है, ईडी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, उनके इशारे पर काम कर रही है, वही लोग सिसोदिया जी को 1 साल से बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी जमानत नहीं मिल रही है, उसके बारे में क्या कहें। एक लॉ ये भी है
अगर आप ईडी के 3 समन भेजने के बाद भी पेश नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है। और केजरीवाल जी के मामले में एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिला, इनको 9 समन भेजे गए। अब अगर वाकई में किसी को तानाशाही करनी होती है, डिक्टेटरशिप करनी होती तो 3 समन के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता था, और वो भी जबरदस्ती। अब आप ही सोचो ना, अगर ईडी गवर्नमेंट के अंदर होती तो तीसरी बार में ही क्यों ना केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया होता। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो कोई आम या नॉर्मल से आरोप नहीं है। इससे पता चलता है कि पूरा का पूरा शराब घोटाला ही इनकी जानकारी और निगरानी में हुआ है। केजरीवाल जी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो भी कुछ इस तरह से हैं। जैसे पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के वक्त ईडी ने 338 करोड़ की मनी ट्रेल रखी थी साहब। ये वो पैसा था जो आम आदमी पार्टी को शराब माफिया से मिला था, और कोर्ट ने इसे सही भी कहा था। और कोर्ट का कहना था कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की है तो उन्हें जवाब देना होगा, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। दूसरा आरोप यह है कि शराब नीति को बदलने को लेकर जो मीटिंग थी वो खुद केजरीवाल के घर पर रखी गई थी, ऐसे आरोप लगे। तीसरा आरोप था कि इस मामले का एक और आरोपी जिसका नाम समीर महेंद्रू बताया जाता है, उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपना बयान में बताया है कि केजरीवाल से विजय नायर नाम के एक आदमी ने फेस टाइम ऐप पर बात कराई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि विजय नायर भरोसे का आदमी है, इस पर आंख बंद करके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। चौथा आरोप लगा था सिसोदिया के सेक्रेटरी से पूछताछ के दौरान जब पता चला था कि उसने ईडी को बताया कि पहले जो मार्जिन होता था वो करीब 6% का था, जिसे खुद केजरीवाल ने बढ़ाकर 12% कर दिया था। और यहाँ इस बात से यह भी साबित होता है और इस बात पर डाउट भी जाता है कि क्या केजरीवाल पूरी तरह से इस पूरे घोटाले में शामिल थे या उनकी जानकारी में था। ईडी ने अपनी पूरी जांच के तहत ये कहा है कि शराब नीति में फेरबदल करके शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए मिले थे, और उसमें से 45 करोड़ रुपए विजय नायर को भिजवा भी दिए गए थे हवाला के जरिए। अब भाई ये विजय नायर कौन है, ये एक आपके मन में सवाल आ ही गया। तो जी यही वो आदमी है जिसने सारे मैटर में मिडिलमैन का किरदार निभाया है और साउथ इंडिया के शराब कारोबारियों के लिए डील करने का काम भी यही करता है। अब ईडी के इन लगाए गए सारे चार्जेस कितने सच हैं या नहीं, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। हम तो यहाँ सिर्फ आपको जो फैक्ट्स है वो बता रहे हैं कि आपको पता चल सके कि पूरा मैटर क्या है। अब आप सभी कमेंट्स में बताओ ये कितना सही है कितना गलत है। और सबसे बड़ी बात कि बिना पूरी बात को जाने समझे सिर्फ एक पक्ष की बात के जरिए ये धारणा बना लेना कि सब कुछ साजिश है, ये तो गलत ही होगा। चलो मान लो कि रूलिंग पार्टी गलत हो सकती है, ईडी गलत हो सकती है, पर क्या आपके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गई, वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो गई। जो मनीष सिसोदिया 1 साल और संजय सिंह 6 महीने तक जमानत पर बाहर ना आ सके, अब ये तो वही बात हो गई ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फैसला सुनाया तो वो सही तरीके से काम कर रही, बिना किसी दबाव के काम कर रही। लेकिन बुद्धिजीवियों के पसंद के पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई फैसला सुना रही है तो वो इन्फ्लुएंस्ड है। हैरान परेशान कर देने वाली बात तो ये भी है कि जो कांग्रेस 1 साल पहले केजरीवाल के शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही थी, वही अब केजरीवाल का सपोर्ट कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हम शांति से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं पर हमें करने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेसियों ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी इस मामले में और वो पूरी कंप्लेंट आज भी ट्विटर पर मौजूद है। कांग्रेस के नेता माखन जी ने खुद ये बयान दिया था कि यह साबित हो चुका है कि लिकर स्कैम में कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अब या तो कांग्रेस 1 साल पहले झूठ बोल रही थी या फिर आज झूठ बोल रही है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस को अब इंडिया अलायंस दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं छोटा सा एक और एग्जांपल दूं आपको तो गोधरा कांड का, ये सबको याद रहता ही है। उस केस के बारे में पूछताछ के लिए गुजरात के उस समय के सीएम को बुलाया गया था। घंटों तक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करी थी और नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह इसका सपोर्ट किया। उनका कहना था कि मैं लोकतंत्र और संविधान को सबसे ऊपर मानता हूं और उसी का मान मैंने रखा है। इसको लेकर जो एक क्लिप है वो सोशल मीडिया पर खासी वायरल भी हो रही है। अमित शाह भी इस पूरे मामले में 3 महीने तक जेल में रहकर आए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक नेता महान है और बेदाग है और दूसरा नेता बहुत ज्यादा करप्ट है, बस ये सब देखकर सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि क्या ये वही नेता है, ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर पॉलिटिक्स में आए थे और अब हालात ये हो चुके हैं कि ये खुद भ्रष्ट होकर रह गए, जेल की हवा खा रहे हैं, वो भी अपनी पूरी पार्टी मेंबर्स के साथ में। शराब नीति तो बस एक मामला है, जबकि पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो काफी सारे इल्जाम इस पार्टी के ऊपर लग चुके हैं। अब आप चाहे दिल्ली जेल बोर्ड का स्कैम ले लो या फिर मोहल्ला क्लिनिक स्कैम ले लो, फर्जी मरीजों का इलाज करवाना, हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने का दावा और फिर कोई मशीन न लगवा पाना। अभी तो और भी है, जैसे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का दावा करती है दिल्ली सरकार, पर 1000 में से 800 स्कूलों में प्रिंसिपल भी नहीं। 500 स्कूल्स ओपन करने का वादा करके 55 से 60 स्कूल भी नहीं खोल पाए। इस पार्टी का दावा था कि हम किसी लग्जरी को नहीं लेंगे, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल करेंगे जो मंत्री लोग लेते हैं। फिर सिर्फ विज्ञापन देने में ही इन लोगों ने 4000 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। दुख होता है ऐसे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को देखकर जो यूथ को मायूस और होपलेस करते हैं। आगे आगे और क्या क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी इस समय होने वाली। लोकसभा
चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, टारगेट उन्हीं को किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भैया उस कारण से सब चीजें हो रही हैं। आखिरी फैसला तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।